जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। ठीक है, बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर है। पेपर का नाम क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चीन। ठीक है दोस्तों, यह क्लास 8 है। ठीक है, इसके पहले जो भी मैंने क्लास कराया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसमें सारे वीडियोस रहेंगे। ये जितने भी 8 क्लास हैं, ये 8 क्लास प्लेलिस्ट में रहेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा दोस्तों जेपी नारायण जी ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। जो प्रजातंत्र है दोस्तों, उसमें अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? तो जनता में निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। किसे आर्थिक उदारवाद की बाइबिल कहा जाता है? इनमें से दोस्तों, ठीक है, किसे आर्थिक उदारवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस को, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस को उदारवाद का बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तित्व स्वतंत्रता या समानता? तो दोस्तों उदारवाद का मौलिक सिद्धांत होता है व्यक्तित्व स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? यह किसने कहा है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्र प्रकृति है? यह किसने कहा है? तो यह दोस्तों ई आशीर्वादम जी ने कहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान से पढ़कर जाइएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा है। जो उदारवाद है दोस्तों, एक दर्शन है उदारवाद, यह अधिकतम पनपा है। किस देश में ज़्यादा पनपा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पनपा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीति स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह किसने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह दोस्तों कहा है GDH कोल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। प्रजातंत्र एक शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग है। किसने कहा है? यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह सीले ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो लॉर्ड वाट्स। ठीक है, लॉर्ड वाट्स मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, किस राजनीतिक चिंतन ने राजनीति को अधिपति विज्ञान या मास्टर साइंस कहा था? तो ये दोस्तों यह अरस्तु जी ने कहा था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नांकित में से किस देश की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक को चुना जाएगा? राजनीतिक दल को चुना जाएगा, सेना को चुना जाएगा, या सेना नहीं है दोस्तों, सेना रहेगा। ठीक है, सेना को चुना जाएगा या फिर संसद को चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी देश का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो इन तीनों में से किसे चुना जाएगा? तो इन तीनों को चुना जाता है दोस्तों। ठीक है, राजनीतिक दल को भी, सेना को भी और संसद को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसमें। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। सर्वप्रथम किस चिंतक ने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया था? हर्मन फाइनर, लास्की, डेविड ईस्टन या फिर अरस्तु ने? तो दोस्तों अरस्तु ने। ठीक है, अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, राजनीति किस भाषा से निकला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजनीति दोस्तों ग्रीक शब्द से निकला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 15 है, निवेश निर्गत उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? जो निवेश निर्गत उपागम है दोस्तों, डाहल के द्वारा विकसित किया गया, या डेविड ईस्टन या फिर लासवेल या फिर कार्ल मार्क्स? तो दोस्तों यह डेविड ईस्टन के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? स्पिरिट ऑफ लॉज दोस्तों मॉन्टेस्क्यू का रचना है।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक और जो सन वाले प्रश्न है बुक्स वाले, मैं उस पर एक क्लास कराऊंगा फुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया है? तो अरस्तु ने दोस्तों 158, ठीक है, 158 संविधानों का अध्ययन किया है। प्रश्न नंबर 18 है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? जेम्स ब्राइस, रॉबर्ट मिशेल्स, जीन ब्लैंडली या हरमन फाइनर? तो दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर डी है, हरमन फाइनर, ठीक है। हरमन फाइनर ने ये बुक लिखी है, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह आएगा, जरूर लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? तुलनात्मक राजनीति का जनक अरस्तु हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, अरस्तु के अनुसार कौन सरकार सबसे अच्छी है? लोकतंत्र है, पॉलिटी यानी राज व्यवस्था है, कुलीन तंत्र है या राजतंत्र है? तो अरस्तु के अनुसार सबसे अच्छी सरकार दोस्तों पॉलिटी यानी राज व्यवस्था होती है। प्रश्न नंबर 21 है, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित होती है विषय धर्म या फिर, ये दोस्तों टाइप करने में गलती हो गई है, ठीक है, विषय धर्म, ये इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है समानता के प्रति प्रतिबद्धता पर, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर या फिर सामाजिक न्याय के आदर्श पर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इन तीनों पर आधारित होता है सामाजिक प्रजातंत्र, ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं हो सकता है? प्रजातंत्र और समाजवाद का, प्रजातंत्र और साम्यवाद का, प्रजातंत्र और फांसीवाद का, प्रजातंत्र और अराजकतावाद का? तो दोस्तों प्रजातंत्र और फांसीवाद का इसमें मेल नहीं हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 पूछा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मुख्य अधिवक्ता दोस्तों रूसो जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 25 है, प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है? दोस्तों यह कई बार प्रश्न में पूछ चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा, जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर जे.एस. मिल ने बल दिया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार या उपक्रम अथवा आरंभक या जनमत संग्रह या लोक निर्णय? तो दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है? एडमंड बर्क ने, एडवर्ड जैक्स ने या टी.वी. स्मिथ ने या फिर दोस्तों टी. वाटमोर ने? तो दोस्तों इसमें 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, टी.वी. स्मिथ ने, ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया है। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? A.M. लोहिया ने या भीमराव अम्बेडकर ने या जे.पी. नारायण जी ने या फिर B.N. राव ने? तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा है उसे जे.पी. नारायण जी ने दी है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी है दोस्तों, ये एग्जाम में आपके आएगा पक्का, इसे लिख कर रख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों सारटोरी जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 30 है, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? दोस्तों यह मान्यता किसकी है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? यह ग्रीन की मान्यता है, थॉमस पेन की मात्रा है, जे.एस. मिल की मात्रा है या कोई नहीं है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, थॉमस पेन की मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नाम से, जन प्रजातंत्र के नाम से, प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से या फिर समाजवादी प्रजातंत्र के नाम से? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और DDU में पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आधुनिक जो प्रजातंत्र है वह प्रतिनिधि प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है भारत से, अमेरिका से, नेपाल से या फिर स्विट्जरलैंड से। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वह स्विट्जरलैंड से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता समाहित रहती है। तो दोस्तों प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जो होती है वह जनता में समाहित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है, ध्यान रखिएगा इसे, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों। किसने प्रजातंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो इसे अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है दोस्तों? त्रिपु ने, हो चो इन ने, या फाई बोई चाओ ने, या फिर कुआंग ने लिखा है? तो इसे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फान बोई चाओ ने लिखा है। छिंग छांग छुंग चाइना ने लिखा है दोस्तों, इसे चाइना के ये लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है। प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? जो प्रधानमंत्री को दोस्तों नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा है? तो विलियम हार्डकोट ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 है। प्रथम औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? प्रथम औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 1907 में आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? भारत में यानी लोहे का जो उत्पादन है वह सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1913 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों। भारत में चाय का पहला बागान कब लगाया गया था? दोस्तों भारत में चाय का पहला बागान 1835 में लगाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला कारखाना कानून कब पारित हुआ? भारत में पहला कारखाना कानून कब पारित हुआ था? तो यह 1881 में पारित हुआ था, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, व्हाट्सएप पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा छठे सेमेस्टर के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।